हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडेगोजी का जो सेक्शन है वो, और ये सी टेट का पेपर है, ठीक है ना, जो सेंटर टेट जो है उसका पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जेंडर बायस रेफर्स टू, लिंग या जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। 3 है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। और 4 है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। तो जेंडर बायस क्या होता है? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। तो इसमें ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जिसको कि जेंडर बायस कहा जाता है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण जो है अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किससे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? ओके, तो ऑप्शंस हैं माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। 3 है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, कि उनको होमवर्क देना है 5 बार लिखने के लिए। ऑप्शन 4 है बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। तो ऑब्वियस है कि कोई अगर हमारे पास मतलब एक टीचर के पास आ रहा है पढ़ने के लिए, जो उसकी फर्स्ट पीढ़ी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कक्षा गतिविधि के समय या गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको अच्छे से जो है वो समझ आए और वो अच्छे से जो है अपनी स्टडी पूरी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। ये सभी को पता है कि सेम एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हर एक फील्ड में जो है वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो विद्यालय को क्या करना चाहिए? एंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल। सेकेंड है lay down normative standards of assessment for children। 3rd ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निदर्शन और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। एंड 4th ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो इसमें जो है वो सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें सभी जो प्रकार के जो सभी मेंटल लेवल के बच्चे जो होते हैं वो इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑब्वियस है अब इसमें यही होगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑब्वियस है कि व्यवसाय को जानकर तो शिक्षिका कुछ मतलब व्यवसाय से उसका क्या लेना देना है ना, कि व्यवसाय को जानकर हमें क्या करना है, हमें तो है मेन कि बच्चे को पढ़ाना है, उसको अच्छी नॉलेज देना है, उसको मतलब इतना मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके, ठीक है, ताकि वो अपने जो भी क्षमता है उसको वो सुधार सके और ज़्यादा उसकी क्षमता बढ़ सके। तो इसमें 4 ऑप्शन जो होगी दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे, ठीक है। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट्स। ऑप्शंस हैं अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या फिर बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, या फिर यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर या तथ्यात्मक जानकारी देकर, ठीक है। तो
कंसेप्ट जो चेंज करने होते हैं बच्चों के, तो हम क्या करेंगे कि हम बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है, तो हम जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्यों? क्योंकि पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। इट इज़ करेक्ट, है ना। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। या फोर्थ ऑप्शन है, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज टू ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर्स। ऑप्शन 2 है फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, एंड ऑप्शन 3 है प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट independent thinking in students, and option 4 है fill the students with her own knowledge and prepare them for examination। तो इसमें जो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है कि provide authentic learning situation and facilitate independent thinking in students। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स? ऑप्शंस हैं, बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन 2 है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। और ऑप्शन 4 है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रंस एरर्स आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक, मतलब ये बच्चे जो गलती करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। ऑप्शन है बच्चे को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं, ठीक ना। ये तो एक ये जो है ऐसा नहीं है, ठीक ना, मतलब कि कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2 है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, और आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो तुलना जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, तुलना होती है तो बच्चों में फिर वो सीखने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म होने लगती है ना। और दूसरा जो है जो असेसमेंट होती है ये सिर्फ ये ही जो है वो ज्ञात करना नहीं है कि जो टीचर ने पढ़ाया बच्चों ने सीखा, और ना ही ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि केवल अंक की शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 2, असेसमेंट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन लर्निंग एंड सर्व एज अ फीडबैक फॉर हर ऑन टीचिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पेज नंबर 13 से लिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें। और इस पृष्ठभूमि में जो है इस बैकड्रॉप में जो है वो एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, या फिर टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, एंड ऑप्शन 3 है टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, एंड 4th है टू डू चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स
सीक्वेंसली। तो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ाना ही काम नहीं है, और ना ही सिर्फ चैप्टर्स के बारे में ही, टेक्स्ट बुक के बारे में ही जो एक्सपीरियंसेस मतलब बच्चों के अनुभवों को निरस्त करके सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाना ही जो है वो एक काम नहीं है, ठीक है। और मतलब ये भी एक शिक्षक का काम नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे प्रश्न ही पूछे और जो शिक्षार्थी हैं वो सिर्फ उत्तर पुस्तिका में लिखे, बल्कि शिक्षिका का कार्य क्या होता है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करे। एक टीचर का ये जो है वो रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस है कि बच्चों को अगर हमने एनकरेज करना है कि वो अपनी स्टडीज़ में कुछ मतलब अच्छे एफर्ट्स करें, तो उनको क्या होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए चिल्ड्रन को, है ना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। डांटने से या बच्चों को नियंत्रण करने से या बच्चों की तुलना करने से बच्चों में हीन भावना पैदा होती है, वो मोटिवेट नहीं होते बल्कि वो और डाउन हो जाते हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? Which one of these statement in the context of emotions, learning and motivation is most appropriate? ऑप्शंस हैं, कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन 4 है, सीखने के लिए विपरीत करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है कि प्रेरणा और जो हमारे पास अभिप्रेरणा है और भावना है, अगर वही होंगी तभी जो है वो अधिगम हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। मतलब मोटिवेशन है ना, अगर हमारे पास मोटिवेशन है और हमारे पास जो है वो इमोशंस भी हैं, कॉन्टेक्स्ट के प्रति हमारे पास इमोशंस भी हैं, तभी हम जो है वो लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू recall the correct answer, construct the correct answer, explain the correct answer, recognize the correct answer। तो ऑप्शन 4 recognize the correct answer, ठीक है, वो सही उत्तर की पहचान करने में जो है वो हेल्प करते हैं MCQs। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ये तो होता है, ठीक है। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये भी होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। जेनेटिक ट्रांसमिशन और लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ अनुवांशिक संचरण या जेनेटिक ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। What term phrase does Piaget use for mental structure which are the building blocks of thinking, ठीक है ना। इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो उसने क्या प्रयोग किया था? स्कीमास, ठीक है ना। स्कीमास का उसने स्कीमास वर्ड्स उसने यूज़ किया था कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं एक बच्चे के माइंड में, उसको उसने क्या कहा था? स्कीमास कहा था, ओके। ये जो जोन ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये वाइगोस्की ने यूज़ किया है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, ठीक है, क्यों बोलते हैं खुद से? ऑप्शंस हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो उसने कहा था कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। वाइगोस्की जो थे वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं, है ना, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और उन्होंने मतलब उन्होंने यही कहा था कि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैव लो IQ, हैव confusion between letters and alphabet that look alike, easily recognize and comprehend sight words, हैव रिटार्ड मेंटल डेवलपमेंट। अधिगम अशक्तता वाले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें लो IQ नहीं होता, उनका IQ जो होता है वो बहुत
हाई होता है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी समझते हैं कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनमें, बाकी उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, वो सभी कुछ अच्छे से कर पाते हैं, पर वो क्या नहीं कर पाते कि उनमें कन्फ्यूज़न होती है, हैव कन्फ्यूज़न बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक, ठीक है। जैसे कि हमने तारे ज़मीन पे मूवी देखी थी ना, उसमें उसको सा आवाज़, मतलब उसमें बड़ी डिफरेंट, मतलब उसको डिफ़िकल्टी होती थी, डब्ल्यू और एम में भी उसको एक जैसे दिखाई देते थे वो, है ना। और डिसलेक्सिया कहा जाता है इसको, मतलब वैसे तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, पर लेटर्स के लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या है। क्रिएटिविटी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ of above 200, a form of intelligence that refers to skills that depend on accumulated knowledge and experience, a form of intelligence that depends heavily on information processing skills including the speed of processing, and option 4 है ability to identify or prepare original and divergent solution to problem। तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहा जाता है, ठीक है। मतलब अपने बिल्कुल ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं, उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराया गया अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, एंड ऑप्शन 3 है, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके, एंड ऑप्शन 4 है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। इट इज़ करेक्ट, कि ना बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। या बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। तो एक प्रभावी कक्षा में जो होता है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड make it difficult for the learners to gain conceptual understanding। ऑप्शन 4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में को कठिन बनाएगा। मतलब अगर हम कोई नॉलेज दे रहे हैं और चंक्स में दे रहे हैं, डिस्कनेक्टेड चंक्स में दे रहे हैं, चंक्स होते हैं छोटे छोटे नॉलेज के टुकड़े, ठीक है, और हम डिस्कनेक्टेड चंक्स में दे रहे हैं कि मतलब हम पहले उनको लास्ट पार्ट बता रहे हैं, फिर हम उसको फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, है ना। मतलब कि आगे पीछे जो है उनको वो नॉलेज दिया जा रहा है किसी एक कंसेप्ट के बारे में। तो वो क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग को वो डिफ़िकल्ट बनाएगा, उनका जो कंसेप्ट जो होगा वो समझ नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? यह प्रश्न जो दिखाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन 4 द नेचर नर्चर डिबेट जो है वो ये दर्शाता है। ये क्वेश्चन जो है हमें ये दिखाता है द नेचर नर्चर डिबेट, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये पियाजे की, अगेन पियाजे की स्टेजेस आ गई है। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें अमूर्त चिंतन होता है, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त चिंतन होता है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 5 साल की होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। मतलब अगर आप मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए वो चीज़ करूँगा, ठीक है ना।
यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ये आएगा द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आएगा कि तुमने मतलब इसने मेरे लिए ये अच्छा किया, मैं इसके लिए ये करूँगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, प्रगतिवादी शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन 2 है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वह स्रोत हैं। या ऑप्शन 4 है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो प्रगतिवादी शिक्षा जो होती है इट ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? क्वेश्चन एनकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीजंस फॉर द सेम, प्रमोट रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो विभिन्न मुद्दों में अगर बच्चे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करेंगे तो ऑब्वियस है उनकी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन जो होगा, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी वो डेवलप होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक या पारिभाषिक शब्द हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे जो है वो लर्निंग भी ऑटोमेटिकली उसमें भी तो डेवलपमेंट होती है ना। तो विकास और अधिगम जो है एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यस। ठीक है, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, ओके। डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, ये नहीं है। सिर्फ कल्चर से तो डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये भी करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन 3 जो है वो एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें मतलब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की एक मेन फीचर जो है वो क्या है? ऑप्शंस हैं शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। ऑप्शन बी है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ऑप्शन 3 है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। एंड ऑप्शन 4 है शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बल प्रयोग तो ऑब्वियस नहीं होता है ना। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ना? इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ऑप्शन 2 है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। एंड ऑप्शन 4 है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। तो बुद्धि जो है इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और उसके सेवरल एस्पेक्ट्स हैं, उसको जो है ऐसे कुछ बातों में बांधा नहीं जा सकता है, वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे CTET के 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।